तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत और जज्बा किसी दुकान पर जाके नहीं मिलता। ये तो उन्हीं के अंदर पैदा होता है जो कि गरीबी की आग में तपते हैं। और आज की हमारी कहानी एक अनाथ लड़के के बारे में होने वाली है, जो कि एक पुरानी कार में सोया करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से इतना आगे निकल जाता है कि फिर दुनिया भी उसे याद रखती है। तो आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है और ये कहानी शुरू होती है एक लेक साइड पर, जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने पोते को बोटिंग करते हुए देख रहा होता है। और इसी बीच यहाँ पर कुछ लड़के भी आ जाते हैं जो कि बड़ी बोट को चला रहे होते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को रोइंग कहा जाता है और ये एक ओलंपिक गेम होता है। और यहाँ पर इस चीज को देखकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जवानी की मेमोरीज में खो जाता है। और यहाँ से कहानी जाती है 1936 में सिएटल शहर, वॉशिंगटन। और यहाँ पर हम एक स्लम एरिया को देखते हैं जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। और इसी बस्ती में हम एक रंच नाम के लड़के को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने फटे हुए जूतों में कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े लगा रहा होता है ताकि कि उसे चलने में दिक्कत ना हो। पर वो ये काम छुपकर करता है ताकि कोई और उसे इस हालत में ना देखे, क्योंकि अगर कोई उसे ऐसा करते हुए देखेगा तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। और यहाँ पर उसके पास सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े होते हैं जिन्हें वो रोजाना धोकर कॉलेज निकल जाता है। और उसके कॉलेज में उसे एक लड़की भी पसंद होती है, पर वो उससे बात करने से काफी डरता है। और इसके बाद वो कॉलेज के कैंटीन में तो जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो भूखे पेट ही लौट आता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कुछ खरीद कर अपना पेट भर सके। लेकिन अब इस दौरान हम उसके दोस्त रॉजर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रेंच के हालातों को समझता है, क्योंकि वो भी उसी की तरह उसी बस्ती में रहता है। अब कॉलेज से वापस लौटने के बाद रेंच जहाँ पे पार्ट टाइम काम करता था, उसे आज उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। तो इसलिए फिर वो एक दूसरे काम को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो पहले से ही कई सारे लोग उस काम के लिए मौजूद थे, और इस वजह से यहाँ पर उसे वो काम भी नहीं मिलता। और वो हताश होकर वापस अपने घर आ जाता है। और यहाँ पर उसका घर एक कबाड़ खाने की कार होती है और रेंच उसी में रहता है। और हाँ, रेंच अकेले रहा करता है क्योंकि उसके माँ बाप नहीं हैं और उसने अपनी सारी जिंदगी काफी गरीबी में ही बिताई होती है। और अगले दिन जब रेंच अपने कॉलेज जाता है तो उसे एक रिमाइंडर दिया जाता है कि उसने अभी तक अपनी कॉलेज की फीस नहीं भरी है और अब उसे अपने कॉलेज की फीस जल्द से जल्द देनी होगी। लेकिन रेंच के पास तो कोई पैसे हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी उसे कॉलेज की फीस तो देनी पड़ेगी। तो जैसे तैसे करके रेंच उनसे 2 हफ्तों का समय मांग लेता है, जिसके बाद रेंच अपने दोस्त रॉजर से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। और वो उससे पूछता है कि उसके लिए अगर कोई काम हो तो उसे बताए। तब रॉजर यहाँ पर रेंच को कॉलेज की एक रोइंग टीम के बारे में बताता है कि अगर हमारा उसके अंदर सिलेक्शन हो गया तो उन्हें एक नौकरी और रहने खाने की जगह भी मिलेगी। लेकिन इसके लिए उन्हें एक टेस्ट देना होगा जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन रेंच के पास अब यही उम्मीद बची है, तो वो इसे ट्राई करना चाहता है। और अब क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों ही उस टेस्ट के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर वो देखते हैं कि इस टेस्ट के लिए कई सारे लड़के वहाँ पर पहले से ही मौजूद होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर कोच आकर उन सभी को बताता है कि तुम सभी इस रोइंग नाम के गेम के लिए हिस्सा लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस बोट को सिर्फ 8 ही लोग चलाते हैं और उनमें से एक लीडर होता है, तो दूसरा मास्टर, और बाकी 6 लोग नाव को चलाने में अपनी पूरी जान लगाते हैं। क्योंकि ये गेम दिखने में जितना आसान है उतना है नहीं, क्योंकि एक एवरेज इंसान उस बोट को ज्यादा देर तक नहीं चला पाएगा। और अब इसी के लिए तुम्हारा भी टेस्ट होगा और इसी से पता चलेगा कि कौन कितने ज्यादा पानी में है। और अब इन सभी के नाम वहाँ पर रजिस्टर किए जाते हैं और इन लोगों को 2 टीमों में बांट दिया जाता है। और फिर इन लोगों का फिजिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें इनसे पुशअप, रनिंग और हैवी वर्कआउट करवाया जाता है। और इसी के बाद इनसे उस बोट को चलवाया जाता है। और यहाँ पर रेंच अपनी पूरी मेहनत से उस बोट को चलाने में कामयाब होता है और उनकी टीम जीत भी जाती है। और इसी दौरान रेंच कोच के पास आकर कहता है कि अगर उसके लिए कोई भी काम हो तो वो उसे ज़रूर बताएं। तो ये सुनकर कोच के बगल में खड़ा हुआ लड़का रेंच के ऊपर हंसने लगता है
और वो उससे कहता है कि तुम ट्रेनिंग से इतना थक जाओगे तो तुम काम भी नहीं कर पाओगे। तो तब रैंच उससे कहता है कि सर, गरीबी आपको खाने नहीं देती और भूखा पेट आपको सोने नहीं देता, और इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा इस शरीर को चलाने के लिए। अब एक दिन जब ये लोग ट्रेनिंग के बाद कुछ खाने के लिए जा रहे होते हैं, तब रैंच का दोस्त रॉजर रैंच से पूछता है क्या वो खाना खाने के लिए चलेगा, लेकिन रैंच ये कहकर मना कर देता है कि उसे भूख नहीं है। लेकिन वास्तव में कारण तो पैसे का होता है जो कि रैंच के पास नहीं होते हैं, और उन्हीं पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता था, यहाँ तक कि इंसान भी। लेकिन ये पैसे रैंच के पास तो नहीं है, तो फिर इसीलिए अपनी भूख मिटाने के लिए वो एक स्लम एरिया में जाता है जहाँ पर बेघर लोगों को खाना बांटा जा रहा होता है। और इसी लाइन में रैंच भी खड़ा हो जाता है। लेकिन जब रैंच देखता है कि उस खाने को उसी का क्लास में बांट रहा होता है, तब वो यहाँ पर वहाँ से दूर चला जाता है। तो इस वजह से अब रैंच को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। और फिर अगले दिन रोइंग की प्रैक्टिस के बाद जब ये लोग क्लासरूम में जाते हैं, तो यहाँ पर इनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा होता, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी काफी दर्द कर रही होती है। तो इसीलिए फिर वो यहीं पर सो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब प्रोफेसर को ये पता चलता है कि उनकी क्लास में कोई सो रहा है, तब यहाँ पर प्रोफेसर इन लोगों की तरफ टॉर्च करता है कि तभी यहाँ पर सारा, जिसको रैंच पसंद था, वो रैंच को जगा देती है। लेकिन रॉजर वहीं के वहीं सोता रह जाता है, जिस वजह से फिर प्रोफेसर उसे पनिशमेंट दे देता है और उसे ऑडिटोरियम रूम के चेयर को ठीक करने की पनिशमेंट मिलती है। और इसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और आज यहाँ पर इनसे पिछली बारी से भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इन लोगों से बोट को अकेले चलाने के लिए कहा जाता है। और इन सारी ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनका स्टेमिना, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत इस खेल में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर रैंच ये सब इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि उसे इस खेल से कोई मतलब है, या फिर वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। उसका तो बस ये सब करने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि उसे खाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएं और वो अपने कॉलेज की फीस भर पाए। लेकिन लगता है किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, जो कि क्या होता है वो तो आपको आगे ही पता चल जाएगा। और अब आगे रैंच और सारा में भी दोस्ती होना शुरू हो गई थी, और दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। लेकिन रैंच का फोकस तो अपनी रोइंग टीम के सिलेक्शन में था, और रैंच उसमें अपनी पूरी जान लगा देता है। और फिर यहाँ पर वो दिन आ ही जाता है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, मतलब सिलेक्शन का दिन, जहाँ पर सभी को खड़ा किया जाता है और सेलेक्टेड लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें रैंच और रॉजर का भी नाम होता है। और दोनों ही अपना नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इसी के लिए तो उन्होंने अपनी जान लगा दी होती है। और फिर यहाँ पर इन लोगों का फोटो शूट होता है, और फिर इन लोगों को मिलाया जाता है इनके बोर्ड के लीडर गैरी से, जो कि इन सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा कि इन्हें किस रूट पे आगे बढ़ना है और आगे कब क्या कैसे करना है। और आज यहाँ पर ये 8 लोग एंजॉय करते हैं, जहाँ पर रैंच आज सैरा से मिलने के लिए जाता है, और वो उसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है। और ये सारी बातें सैरा बहुत ही इत्मीनान से सुनती है। और फिर इसी तरीके से इन दोनों की कहानी धीरे धीरे ही सही लेकिन रफ्तार पकड़ने लगती है। और फिर अगले दिन इन्हें प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है, और आज यहाँ पर इन्हें प्रोफेशनल्स के साथ प्रैक्टिस करनी है, ताकि फिर आज से ये उनके स्टेमिना की बराबरी कर सकें और उनकी टेक्निक्स भी सीख सकें कि वो किस तरीके से अपने पैडल्स को मूव करते हैं और कैसे वो अपने बाकी टीममेट्स को मोटिवेट करते हैं। और ये सब कुछ इन्हें ध्यान में रखना होगा। अब उसी शाम को रैंच अपने घर जाने के बजाय उसी जगह पर जाता है जहाँ पर इनकी बोट्स को रिपेयर और बनाया जाता है, और वहाँ पर रैंच उन बोट्स को काफी गौर से देखने लगता है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक एरन नाम का आदमी आता है, और एरन का काम यहीं पर इन बोट्स को रिपेयर करना होता है। और एरन रैंच को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि बोटिंग टीम का कोई भी लड़का यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि उन्हें नॉर्मली बोट्स के इन हिस्सों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन रैंच थोड़ा अलग होता है, वो एरन से काफी बातें करता है, जिसे सुनकर एरन कहता है कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ पर आ सकते हो। और अब यहाँ पर रैंच की लाइफ ऐसे ही चल रही होती है, और तो और उसे अब रहने के लिए एक रूम भी मिल गया होता है, और खाने के लिए खाना भी मिलने लगा होता है, और साथ में उसकी ट्रेनिंग भी चल रही होती है, जिसमें कि वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, क्योंकि अब उसे और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। और वो जानता है कि इस तरीके से तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाकर उसे अपनी जिंदगी सैरा के साथ बितानी है, तो उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत है।
अब एक दिन यहाँ पर हेड कोच के पास कम्युनिटी मैनेजर आते हैं, जो कि इस टीम को देखकर कहते हैं कि इस बार हमें गोल्ड लाने से कोई भी नहीं रोक सकता अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे। दरअसल यहाँ पर 2 दिन बाद एक मैच होने वाला है, जो कि वॉशिंगटन जूनियर टीम का पहला मैच होगा। और इसी मैच के लिए कोच काफी ज्यादा नर्वस थे और यहाँ पर कोच को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर बोट में उस सभी को किस तरीके से बिठाएं कि सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आए। और इसलिए यहाँ पर गैरी को बुलाया जाता है, क्योंकि उसने सभी प्लेयर्स को काफी करीब से देखा है और वो अच्छे से जानता है कि किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी। और वो हेड कोच को सब कुछ समझाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अगले दिन उन्हें बिठवाता है। लेकिन इससे पहले वो उन सभी को एक नई बोट देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपनी इस बोट की हमेशा ही इज्जत करना और तभी ये बोट तुम्हें जीत हासिल करने में मदद करेगी। और जिस दिन तुमने इस बोट को कोई साधारण बोट समझा और इसकी इज्जत नहीं करी, तो उस दिन तुम सब कुछ खो दोगे। और अब फाइनली यहाँ पर इनकी पहली रेस शुरू होती है और हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए होते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में रेंच की टीम काफी पीछे रह जाती है, लेकिन गैरी की बहादुरी और उसके जज्बे को देखकर उसके सभी टीममेट्स के अंदर एक अलग ही आग लग जाती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी जान से बोट को चलाते हैं कि वहाँ पर ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और इस बार यहाँ पे वो सभी को इतना पीछे कर देते हैं कि किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर रेंच और उसकी टीम इस रेस को जीत जाती है और इसकी खुशी सभी मिलकर साथ में बांटते हैं। और यहाँ पर कोच भी उनकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर में उन्होंने बोट को इतनी तेज रो कैसे किया। और इस रेस को जीतकर वो सभी ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गए होते हैं। लेकिन अब कोच के मन में ये सवाल बार बार आ रहा होता है कि आखिर किस टीम को ओलंपिक में भेजा जाए, क्योंकि कोच के सामने एक सीनियर टीम होती है और एक जूनियर टीम। और यहाँ पर आज की जीत के लिए सभी टीममेट्स काफी जश्न मना रहे होते हैं और वहीं पर रेंच और सैरा भी होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोच ओलंपिक की पुरानी वीडियोस को देखकर यही सोच रहा होता है कि आखिर इस रेस के लिए कौन असली हकदार है। और फिर अगले दिन वो सभी के ड्रेसिंग रूम में जाता है और यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में उन्हें रेंच के फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े दिखते हैं। और उन्हें देखकर कोच को ये समझ में आ जाता है कि रेंच ने उन्हें पहले दिन देखकर उनसे काम क्यों मांगा था और यही वजह होती है जिसे देखकर कोच ये समझ जाता है कि इस रेस के लिए असली हकदार कौन है। लेकिन अब इस सब के बाद आखिरी डिसीजन तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के हाथ में होता है कि वो आखिर क्या डिसाइड करते हैं। और अब यहाँ पर सभी को हॉल में बुलाया जाता है और वहाँ पर दोनों ही टीम भी मौजूद होती हैं। और यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि इस बार भी हमेशा की तरह ही सीनियर्स ही इस रेस के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ये ऐलान कर देते हैं कि इस बार यूनिवर्सिटी ने कुछ और ही सोचा है। और क्योंकि हमेशा की तरह सीनियर्स ही इस रेस के लिए जाया करते हैं, तो इस बार यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि इस बार इस रेस के लिए वो जूनियर्स को भेजेंगे। मतलब कि इस बार ओलंपिक खेलने के लिए वही टीम जाने वाली है जिसने पिछली रेस को जीता होता है, जो कि होती है जूनियर्स रेंच की टीम। और ये बात सुनकर जूनियर टीम के सभी बंदे काफी खुश होते हैं, पर सीनियर टीम का कोच यहाँ पर प्रिंसिपल के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ गलत है और आप ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तब यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमेशा सिर्फ सीनियर को ही मौका मिलेगा, और तुम अपने आप को अगर साबित कर सको तो तुम भी अपनी टीम के साथ अगले ओलंपिक में जा सकते हो। और अब इसके बाद हम सैरा और रेंच को बातें करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर जिस रेस्टोरेंट में रेंच बैठा होता है, उसे वहीं से बाहर उसके पिता दिखते हैं, जो कि एक रिक्शा में सामान रखते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेंच के पिता, जिन्होंने उसे उसके माँ के मरने के बाद अकेला छोड़ दिया और अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लग गए। और तब रेंच मात्र 10 साल का था। और आज यहाँ पर वो रेंच से कहते हैं कि सुबह मैंने अखबार में तुम्हारी फोटो देखी और उसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगेगा जब तुम गोल्ड लेकर के आओगे। और ये बोलकर उसके पिता वहां से चले जाता है। लेकिन इसके बाद से रेंच काफी ज्यादा बदल जाता है और ना जाने वो कौन सी बात थी जो कि उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। और अब अगले दिन यहाँ पर सभी के सभी ओलंपिक के लिए रवाना होते हैं और यहाँ पर सभी के सभी ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन अब उसी रात रेंच की अपने साथी के साथ कुछ तू तू मैं हो जाती है और इसके चलते
सभी के सभी उसे अलग करते हैं और इसके बाद फिर वो अकेले जाकर कोने में बैठ जाता है। लेकिन अब इसके बाद उसका मन प्रैक्टिस में नहीं लगता और अब इसी चक्कर में फिर वो लोग बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस बात का सारा ब्लेम रैंच बाकी लोगों के ऊपर डालने लगता है। लेकिन यहाँ पर कोच को पता होता है कि आखिर गलती किसकी है, तो इसलिए फिर कोच रेंच की जगह पर एक एक्स्ट्रा प्लेयर को बैठा देते हैं और रेंच को वहां से जाने के लिए कहते हैं। और फिर रात को कोच देखते हैं कि रेंच अपना बैग पैक कर रहा होता है। अब ये देखकर वो एरन को बुलाते हैं, तो फिर एरन यहाँ पर रेंच को अपने साथ लेकर के जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, कि आखिर उसे क्या हुआ है। तब यहाँ पर रेंच उससे कहता है कि उसे अपने पिता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उन्होंने आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, क्या मैं उन्हें कभी पसंद नहीं था। अब ये सारी बातें सुनकर एरन रेंच को समझाता है कि हमारी जिंदगी भी एक बोट की तरह ही होती है और इसे हमें खुद ही चलाना पड़ता है, और बस फर्क इतना है कि कोई इसे जल्दी से चलाकर आगे निकल जाता है तो कोई वहीं के वहीं घूमता रह जाता है। और आखिर में इसका नतीजा यही होता है कि बोट में पानी भरने लगता है। और यहाँ पर रेंच एरन की बात समझ जाता है और वो अगले दिन जाकर कोच से माफी मांगता है। और इसके बाद हम क्वालिफाइंग मैच को देखते हैं और इस मैच को जीतना इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब कहीं जाकर ये लोग टॉप टीम के साथ खेल पाएंगे। लेकिन इस मैच में एक बार फिर से ये लोग थोड़े ढीले होने लगते हैं, लेकिन किसी तरीके से गैरी से हौसला पाने के बाद ये सभी लोग अपनी पूरी ताकत से रोइंग करने लगते हैं और ये इस रेस को भी जीत जाते हैं। और इसके बाद आखिर में यहाँ पे पार्टी होती है जिसमें सभी को बुलाया जाता है। और अब इस पार्टी के दौरान ही हम कोच को देखते हैं जो कि एक फेडरेशन के आदमी से बात कर रहे होते हैं। और दरअसल इन लोगों को बर्लिन जाने के लिए, वहां पर भाग लेने के लिए इन्हें $5500 देने होंगे, क्योंकि ये समय तब का है जब जर्मनी पे हिटलर राज किया करता था और हिटलर नहीं चाहता यूएसए की टीम किसी भी हालत में यहाँ पर आए, इसलिए उसने ये रूल लगाया होता है। और यहाँ पर इस बारे में सभी बात करते हैं और उन्हें एक आइडिया आता है कि अगर वो लोग इस बात को किसी न्यूज़पेपर में छपवा दें तो कोई ना कोई तो उनकी मदद कर सकता है। और अब जब ये खबर वॉशिंगटन के लोगों को पता चलती है कि उनकी टीम का मुकाबला इस बार जर्मनी से है, तो यही सही मौका है दुनिया को दिखाने का कि वो लोग भी किसी से नहीं डरते। और अब इसी के चलते सभी लोग पैसों को डोनेट करते हैं और इस डोनेशन के काम में रेंच के डैड भी इसमें शामिल होते हैं। और अब ये सारे डोनेशन का पैसा इन लोगों को मिल जाता है, लेकिन अभी भी इसमें $300 कम होते हैं, जिसे पूरा करने के लिए वहां पर आज हारी हुई टीम का कोच आता है और वो यहाँ पर अपने पास से $300 देता है और इनसे कहता है कि जब तुम जीत जाओ तो अपने पास से मुझे ये लौटा देना। लेकिन अभी तुम्हारी टीम इस मैच को जीतना डिजर्व करती है। और उनकी ये चीज को देखकर हेड कोच भी उन्हें गले से लगा लेते हैं और उनकी आंखों में काफी आंसू आ जाता है और इसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और अब इसके बाद यूएस की टीम बर्लिन पहुंच जाती है और सारे अमेरिका वाले लोग इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन वहां पर जाते ही इनके बोर्ड के एक प्लेयर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो ओपनिंग सेरेमनी में भी नहीं जा पाता। लेकिन फिर भी वो अगले दिन होने वाले मैच को जरूर खेलता है, क्योंकि ये सेमीफाइनल मैच होता है। और यहाँ पर इस मैच को ये लोग बड़ी ही आसानी से जीत जाते हैं। और अब इसके बाद जर्मनी का भी मैच होता है और इस मैच को देखने के लिए ये लोग भी यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि इस समय पर जर्मनी रोइंग टीम की बेताज बादशाह होती है और पिछली बार 4 गोल्ड मेडलिस्ट जर्मनी से ही थे। इसलिए यहाँ पर जर्मनी भी इस गेम को कुछ ही सेकंड्स में जीत जाती है और जर्मनी ने भी अब 6 टीम्स में अपनी जगह फाइनल में बना ली होती है। और इसका मतलब है कि जर्मनी भी अब सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। और यहाँ पर रेस के बाद डॉन बेहोश हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है और डॉक्टर यहाँ पर बताता है कि उसे इतनी इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है और अब उसकी बॉडी को कुछ हफ्तों का रेस्ट चाहिए। लेकिन अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 2 दिन बाद तो उनका फाइनल मैच है। और अब इसी चीज को लेकर सभी काफी टेंशन में होते हैं। और अब जैसे जैसे समय बीत रहा होता है, पूरी टीम रात भर जगकर भी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और इस दौरान यहाँ पर इन सभी की नींद काफी कम हो रही होती है। और उधर डॉन अस्पताल में उल्टियां कर रहा होता है। और अब 2 दिन बाद फाइनली वो सूरज निकलता है, जहां पर 1.5 लाख लोगों की गूंज ने पूरे स्टेडियम को भर दिया होता है। और उन लोगों में से गिने चुने ही लोग होते हैं जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इसी दौरान हम डॉन को देखते हैं, जो कि अपनी टीम के लिए उसी हालत में आया होता है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और तभी अचानक से हम एक तेज आवाज को सुनते हैं
और ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पे कोई भूकंप आ गया है। और कोच मुड़कर देखता है, वहाँ पर हिटलर आ गया होता है और वो अपने जनरल के साथ इस मैच को देखने आया होता है। और उसको देखकर पूरा स्टेडियम उसे सैल्यूट करता है और कोच भी ये सब देखता है और वो सभी से कहता है कि आज हमें इस हिटलर के गुरूर को तोड़ना है। और अब यहाँ पर रेस शुरू होती है और शुरुआत में यहाँ पे जर्मन टीम सबसे आगे होती है और यहाँ पर जर्मन टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि अपने ओलंपिक प्लेयर्स के साथ उन्हें रेस का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और वहीं पर वॉशिंगटन की टीम बीच में होती है जिसमें बैठा हुआ डाउन काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और यहाँ पर वो सबसे आगे बैठा हुआ था जिसकी वजह से सारी फोर्स पीछे वालों को लगानी पड़ रही होती है। तो तभी यहाँ पर गैरी सभी से कहता है कि वो देखो वहाँ पर हिटलर खड़ा है और उसने हमारे देश के कई मासूम लोगों को यूं ही मार दिया और आज तुम्हारे पास एक मौका है उसी के देश में उसी के सामने उसकी टीम को हराकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारने का। तो उसे दिखा दो कि हम अमेरिकन्स भी कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर गैरी की ये बातें सुनकर सभी के अंदर काफी जोश आ जाता है और सभी के सभी अपनी पूरी जान से रोइंग करने लगते हैं और देखते ही देखते ये तीसरी पोजीशन पे आ जाते हैं। और अब रेस इटली, जर्मनी और अमेरिका के बीच चल रही होती है और जर्मनी और अमेरिका बराबरी पे होते हैं और तभी दोनों ही टीम फिनिश लाइन को क्रॉस कर देती हैं और ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा होता कि आखिर कौन जीता। कि तभी यहाँ पर कैमरे में उन फोटोज को देखा जाता है कि आखिर कौन जीता। और इस रेस की फोटो को देखने के बाद रेफरी ये ऐलान करता है कि इस रेस को अमेरिका ने जीता है, इट्स अमेरिका। और ये सुनते ही हिटलर वहां से गुस्से में वापस निकल जाता है और यहाँ पर जितने भी अमेरिकन सपोर्टर्स होते हैं जो कि इस टेलीकास्ट को हर जगह पर देख रहे होते हैं वो सभी के सभी खुशी के मारे झूम उठते हैं। और इस टीम ने हिटलर के ही देश में हिटलर को हराया होता है और इन लोगों के पास अपनी इस जीत के लिए कोई शब्द भी नहीं होते। और यहाँ पर तो कोच को भी ये भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि इस नई टीम ने सिर्फ कुछ महीनों की ट्रेनिंग से 4 बार के ओलंपिक चैंपियंस को हरा दिया। और जीतने के बाद पूरे टीम की आंखों में आंसू होते हैं। और तभी ये कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि रंच होता है। और यहाँ पर रंच का ग्रैंडसन उससे पूछता है कि हे ग्रैंडफादर, क्या आप उन 8 लोगों के साथ उस रोइंग रेस को जीते और क्या आप सभी 8 लोग उस बोट को मिलकर चलाते थे? तब यहाँ पर रंच कहता है कि बेटा, हम 8 लोग नहीं, हम एक थे और जब तक हम एक हैं हम किसी से भी जीत सकते हैं। और आखिर में हमें इस टीम की असली फोटो दिखाई जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।